हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नस्ट इक्वेशन। अच्छा, नस्ट इक्वेशन जो है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बाद एनसीईआरटी में नेक्स्ट टॉपिक है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि नस्ट इक्वेशन क्या होती है। तो नस्ट इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है विच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन सेल पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन यानी ई सेल एंड द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल यानी ई नॉट सेल। यानी ऐसी इक्वेशन जो हमें क्या है, सेल पोटेंशियल के बीच में और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन बताती है, उसको हम नस्ट इक्वेशन बोलते हैं। ठीक, नस्ट इक्वेशन को यदि मैथमेटिकली देखें तो नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑक्सीडाइज स्पीसीज की मोलर कंसंट्रेशन एंड रिड्यूस्ड स्पीसीज की मोलर कंसंट्रेशन। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है नस्ट इक्वेशन का। इस इक्वेशन में R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.314 फिक्स होती है। टेम्परेचर 298 केल्विन है, ये भी फिक्स होता है। और F यहाँ पर फैराडे है। और N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाय एन एलिमेंट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। N है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब कोई एलिमेंट किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या है पार्टिसिपेट करता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है गेन करता है। ठीक, यहाँ पे बात आती है कि एक फेराडे क्या है, 1 फेराडे क्या है। तो 1 फेराडे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉनों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23 यानी जितनी एवोगाड्रो नंबर होती है। और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻19 कूलाम। तो मेरे पास 96487 कूलाम पर मोल आ जाएगा, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर इतना चार्ज होता है और इस संख्या को 1 फेराडे बोलते हैं। तो 1 फेराडे इस प्रकार से इसको 96487 को बोलते हैं। इसको कैलकुलेशन इजी करने के लिए 96500 कूलाम पर मोल भी लिख सकते हैं। यदि आपने ये वैल्यू लिख दी है या ये वैल्यू, दोनों ही वैल्यू करेक्ट हैं आपके फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, दोनों ही वैल्यू करेक्ट है, CBSE एक्सेप्टेड है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे 2.303 ये जो फॉर्मूला था हमारा 2.303 RT और F, ये चीज़ इनकी वैल्यू फिक्स होती है इसके अंदर। जब इनकी वैल्यू फिक्स होती है तो R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 और 96487। अप्रॉक्सीमेट जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो 0.0591 आता है, 0.0591 या 0.059 बोल दिया मैंने। तो अब मेरा फॉर्मूला क्या है, मैं उस सारे की जगह क्या रख दूंगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडाइज स्पीसीज की मोलर कंसंट्रेशन अपॉन रिड्यूस स्पीसीज की मोलर कंसंट्रेशन। ये हमारी क्या है, ये भी एक नस्ट इक्वेशन ही है। क्योंकि ये वैल्यू हमें बार बार कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो हम क्यों ना इसको पहले से ही कैलकुलेट कर लें और हमारा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो ये हमारी ये भी नस्ट इक्वेशन है, ऊपर भी नस्ट इक्वेशन सी, बस हमने क्या है कुछ जो कांस्टेंट थे उनकी वैल्यू को पुट करके क्या है इसको और थोड़ा सा ईजी कर दिया है। राइट, ये हो गया हमारा नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन को हम ड्राइव कर लेते हैं, मतलब नस्ट इक्वेशन आती कैसे है। उसके लिए हमने क्या है, एक मेटल लिया कि एक मेटल है, उस पर कुछ चार्ज है और उसने क्या है कुछ इलेक्ट्रॉनों को गेन कराया और वो खुद क्या है एक मेटल में कन्वर्ट होगी। पहले कैटायन किस में कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना। अब ऐसे केस में क्या है, इसके लिए ऐसे इस प्रकार का यदि हमारे पास कोई इक्वेशन है तो उसके लिए मैं नस्ट इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि E m n की ई एम और उसकी पावर n प्लस अपॉन m। ठीक है ना। ये मतलब क्या है, इसको हम क्या है रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में किसी मेटल को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है ना। तो इक्वल टू ई नॉट एम एन प्लस अपॉन एम सिंगल वर्टिकल लाइन माइनस RT अपॉन NF ln m अपॉन m की पावर n प्लस। राइट, अब ये जो ln होता है, ln के स्थान पर हम 2.303 ठीक है ना लॉग लिख सकते हैं, 2.303 लॉग। ठीक है, तो मैंने ln के स्थान पर 2.303 लॉग रख दिया, RT और नहीं, तो हमारी इक्वेशन इस प्रकार से हो गई। अब जो सॉलिड स्पीसीज होती है ना, जो किसी रिएक्शन के अंदर जैसे सॉलिड स्पीसीज है तो उसकी कंसंट्रेशन को यूनिटी मान लेते हैं, m के स्थान पर 1 रख देंगे तो हमारे पास किसी भी एक जो भी इक्वेशन होती है इस प्रकार से कोई इक्वेशन यदि हमारे पास है तो उसके लिए नस्ट इक्वेशन ऐसे लिखी जा सकती है। अब यदि हमें क्या है डेनियल सेल ले लें जिसके अंदर जिंक और कॉपर यूज़ होते हैं, तो हम क्या है उस सेल के लिए नस्ट इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं कि यदि कैथोड है तो कैथोड पे कॉपर होता है, एनोड पे जिंक होता है, तो रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में इसको इस प्रकार से लिखी जा सकती है और एनोड पर इस प्रकार से लिखी जा सकती है इक्वेशन। हमें पता है ई सेल का जो फॉर्मूला होता है वो ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है।
अब कैथोड ये है, एनोड ये है। जब इसको पूरी को मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा, कैथोड की जगह ये सारी पे वैल्यू पुट कर दूंगा और एनोड की जगह ये सारी वैल्यू पुट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या है, एक इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम ही क्या होता है, नर्स्ट इक्वेशन होता है। और ये हमें ई सेल और ई नॉट सेल के बीच में एक रिलेशन बताती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या है, ड्राइव भी कर सकते हैं और इसकी शॉर्ट फॉर्म ऐसे भी लिखी जा सकती है, ठीक है। अब हम नर्स्ट इक्वेशन, हमने देखा कि नर्स्ट इक्वेशन क्या है, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडाइज स्पीसीज की मोलर कंसंट्रेशन अपॉन रिड्यूस स्पीसीज की मोलर कंसंट्रेशन। तो फिर इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में हमसे ई सेल पूछा जाता है, ज़्यादातर केस में हमसे ई सेल पूछा जाता है, यानी सेल पोटेंशियल, या इसको ई एम एफ भी बोल देते हैं। ध्यान रखना, जहाँ पर ई एम एफ पूछ रहा हो तब भी ई सेल निकालना है, और सेल पोटेंशियल पूछ रहा हो तब भी आपको ई सेल निकालना है। जैसे एक क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है ना। एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एक रिएक्शन है Mg प्लस 2Ag प्लस Mg2 प्लस और 2Ag, ठीक है ना। हमारे पास एक इक्वेशन है, तो इसके लिए हमें क्या है, इक्वेशन दे रखा है, इलेक्ट्रॉन जितने भी जिसने लूज किए गेन किए वो दे रखी है, और कंसंट्रेशन भी दे रखी है हमको, ठीक है ना। और हमें ई नॉट सेल पूछा है, ई नॉट सेल दे रखा है, ई सेल हमसे पूछा है, कैलकुलेट द सेल विद द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, कैलकुलेट ई सेल। ई सेल हमसे निकलवा रहा है और ई नॉट सेल हमको दे रखा है। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसी सेल को रिप्रेजेंट करने का मैं पहले ही से बता चुका हूँ तरीका, कि एनोड का इलेक्ट्रोड, सिंगल वर्टिकल लाइन, एनोड का सॉल्यूशन, फिर उसकी कंसंट्रेशन, फिर डबल वर्टिकल लाइन, फिर कैथोड का सॉल्यूशन, उसकी कंसंट्रेशन, फिर सिंगल वर्टिकल लाइन, फिर कैथोड, ठीक है। और बाद में ई नॉट सेल दे रखा है 3.17 वोल्ट, ठीक। अब हमारे पास क्या है, मुझे ई सेल निकालना है। ई सेल कैसे निकालूंगा, अब ई नॉट सेल कितना दे रखा है 3.17, इसको रख लूँगा मैं इसके अंदर, माइनस 0.0591 अपॉन 2। ये 2 कहाँ से आया, क्यों, यहाँ पे देख लेंगे कि मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करें। अब मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करें, वो दोनों किसने एक्सेप्ट करें, सिल्वर ने। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक्सेप्ट हो रहे हैं, ठीक है। मैग्नीशियम लूज कर रहा है, वही इलेक्ट्रॉन सिल्वर ले रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो एन की वैल्यू 2 लिख लूँगा यहाँ पर। कहीं पे हो सकता है 3 भी आ जाए ये, ठीक है। उसके बाद लॉग ऑक्सीडाइज स्पीसीज की मोलर कंसंट्रेशन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.13। वैसे भी एरो के तुरंत बाद जो ये संख्या लिखी रहती है, ये जो आयन लिखा रहता है, ये हमारा ये इसका ऑक्सीडेशन होता है, और एरो के पहले जो लिखा रहता है उसका रिडक्शन होता है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि ये संख्या लिखी जाएगी ऊपर, और ये संख्या एरो के पहले वाली लिखी जाएगी बाद में, ठीक है। तो 0.130 और 0.001, और इसमें क्या है, क्योंकि ये हमें कंसंट्रेशन 1 मोल की दे रखी है, तो हमारे पास 2 मोल है, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, राइट। ऐसे जब भी जहाँ पर भी क्या है, इस प्रकार से कोई कॉफिशिएंट आता है तो इसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। यहाँ से हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। लॉग को आप कैलकुलेट कर लेना, तो 3.17 माइनस इसको इसमें डिवाइड किया तो इतना आया, और जब मैं इसका पूरे का लॉग लूँगा तो इतना वैल्यू आएगी। कैसे, कि लॉग इस प्रकार से मैं इसको लिख लूँगा, फिर इस प्रकार से लिख लूँगा, फिर क्या है, कैलकुलेट करने के बाद मैं इसका लॉग इतना आया, और इसके बाद इसको वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करके इतना आएगा, फिर हमारा ई सेल आ जाएगा 2.96 वोल्ट, राइट। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं। अब मैं लॉग आगे थोड़ी अभी आगे सिखाने वाला हूँ कि लॉग कैसे निकालते हैं, तो डोंट वरी, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन को आप देख लेना कि इसमें ई सेल कैसे निकाला जाता है। उसके लिए ई नॉट चाहिए, एन चाहिए, ऑक्सीडाइज स्पीसीज की मोलर कंसंट्रेशन, रिड्यूस स्पीसीज की मोलर कंसंट्रेशन, और लॉग निकालना आना चाहिए। यदि लॉग निकालना आता है आपको, और ऑक्सीडेशन किसका हुआ है वो आता है, और रिडक्शन किसका हुआ है वो आता है, और जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर भी आपने लगाया है, और एन की वैल्यू आपने सही रखी है, और ई नॉट सेल सही निकाला है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर भी ठीक ही आएगा, राइट। और आप आसानी से क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ओके। जैसे हमें रिलेशन, अब हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है। अभी हमने नेक्स्ट इक्वेशन देखी, नेक्स्ट इक्वेशन है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडाइज स्पीसीज की मोलर कंसंट्रेशन अपॉन रिड्यूस स्पीसीज की मोलर कंसंट्रेशन, और उससे संबंधित हमने एक क्वेश्चन भी किया है। अब हमें निकालना है कि ई नॉट सेल और लॉग के सी में क्या रिलेशन होता है, ई नॉट सेल और लॉग के सी, या बोल दो के सी में क्या रिलेशन होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है, ठीक है ना। तो जब भी इक्विलिब्रियम होगा, जब भी आपसे पूछा भाई हमारी जो
केमिकल रिएक्शन हो रही है जो किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, उसमें इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम का मतलब है ई सेल आपका जीरो हो गया, और ई सेल जीरो, वहाँ पर जब ई सेल जीरो हो जाएगा तो ऑक्सीडाइज स्पीसीज और रिड्यूस स्पीसीज कंसंट्रेशन जो है वो समय के साथ बदलेगी नहीं, चेंज नहीं होगी, तो उसे केसी से डिनोट कर दूंगा। यानी इसके स्थान पर इतना जो नेक्स्ट इक्वेशन में इतनी जो लिखा हुआ है उसके स्थान पर तो केसी रख दूंगा जब इक्विलिब्रियम की बात होती है, और ई सेल की जगह जीरो। अब नेक्स्ट इक्वेशन आपने पढ़ी है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग एक्सडेशन अपॉन रिडक्शन। अब क्योंकि मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहा हूँ, केसी निकाल रहा हूँ, तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इक्वल टू जीरो और ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन इक्वल टू केसी, राइट। यदि आप इस प्रकार से कंडीशन बनेगी तो तो क्या, इसकी जगह मैंने जीरो रख दिया, ई नॉट सेल माइनस 0.591 अपॉन एन लॉग केसी। अब यहाँ से मैं क्या, एक मेरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला ये आ गया कि ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन लॉग केसी, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, लॉग केसी। लॉग केसी जब निकालूंगा तो इन दोनों की मल्टीप्लाई इसका डिवाइड हो जाएगा, तो ई नॉट सेल इंटू एन अपॉन 0.0591, ये लॉग केसी आ गया। और केसी जब निकालूंगा तो दोनों तरफ लॉग का डिवाइड कर दूंगा, इसमें लॉग का डिवाइड करूंगा तो कट जाएगा, केसी बचेगा, और इसमें 1 अपॉन लॉग करूंगा तो उसे एंटी लॉग बोला जाता है, और एंटी लॉग की वैल्यू फिर क्या है, इसमें वैल्यू पुट करके फिर मैं केसी निकाल लूँगा, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये दो तीनों फार्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं हम। क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3.2 NCERT, उसमें क्या है कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो केसी कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला ये अप्लाई करना है, राइट। ऑफ द रिएक्शन Cu2 प्लस, Ag के ऊपर प्लस का साइन है, Cu2 प्लस और 2Ag, ये एक प्लस का साइन है, और ई नॉट सेल 0.46 वोल्ट दे रखा है। हमें पता है यदि हमें केसी निकालना हो तो एक तो मुझे ई नॉट सेल चाहिए और एक एन चाहिए। अब ई नॉट सेल क्वेश्चन में देगा, एन निकालना पड़ेगा कि एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब मान लो कॉपर लूज कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यही संख्या क्या है, सफिशियंट होगी, तो 2 लिख देंगे, एन की इक्वल टू 2 आ गया, और ई नॉट सेल हमारी ये आ गई। अब के सी इक्वल टू एंटी लॉग ई नॉट सेल इंटू एन 0.0591, तो यहाँ से के सी इक्वल टू एंटी लॉग में इतने का निकालूंगा तो मेरे पास ये 15.6, एक्चुअल में ये 15.59 समथिंग कुछ आएगा, और जब उसका एंटी लॉग निकालेंगे तो ये जो संख्या होती है पॉइंट से पहले वाली, ये तो पावर में चली जाती है, आ रहा है, और पॉइंट जो पॉइंट के बाद की संख्या है, ठीक है, उसे हम क्या है एंटी लॉग वाले टेबल में देख कर लिख लेते हैं, और एक अंक बाद क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, तो वो मेरा के सी आ जाएगा, राइट। इस प्रकार से हम इस कुछ एग्जाम्पल नंबर 3.2 को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। हमारा नेक्स्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड ई नॉट सेल। देखो गिब्स एनर्जी हमें किसी सेल के प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस है प्रोसेस या नॉन कैसा प्रोसेस है उसके बारे में हमें बताती है, ठीक है ना, या सेल वर्क करेगी या नहीं करेगी ये हमें बताती है कौन, गिब्स एनर्जी। तो गिब्स एनर्जी में हमें क्या है, यदि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। यदि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए गिब्स फ्री या डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है। और किसी भी सिस्टम द्वारा किया गया मैक्सिमम वर्क जो होता है वो माइनस डेल्टा जी नॉट होता है। ये भी एक फॉर्मूला ही है, ये हम थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ते हैं कि डब्ल्यू मैक्स माइनस डेल्टा जी नॉट। लेकिन हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब चार्ज को मैं क्यू से डिनोट करता हूँ, पोटेंशियल को वी से डिनोट करता हूँ, ठीक है। अब क्यू जो चार्ज होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक इलेक्ट्रॉन पर, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, तो एन इंटू एफ, ये क्यू निकलता है हमारा, ठीक है। तो जो वी है हमारा वो ई नॉट ई सेल हो जाएगा, वी जो है हमारा ई सेल यानी सेल पोटेंशियल, पोटेंशियल है ना तो सेल पोटेंशियल है, ये चार्ज है। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डब्ल्यू मैक्स आ जाएगा, तो डब्ल्यू मैक्स आ गया एन एफ ई नॉट सेल। अब मेरा पता है मुझे डब्ल्यू मैक्स किसके बराबर, माइनस डेल्टा जी के, ठीक है ना, नॉट भी लगा दो, या अभी फिलहाल हम क्या है रैंडम कंडीशन पे ले रहे हैं, तो डेल्टा जी इक्वल टू हो जाएगा एन एफ ई नॉट ई सेल। दोनों तरफ माइनस की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डेल्टा जी हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, और स्टैंडर्ड कंडीशन में ये क्या है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम क्या है गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर हमें ई नॉट सेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो इस फॉर्मूले से हम ई नॉट सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं यदि हमें डेल्टा जी नॉट दिया हो, ठीक।
तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, दिस इज द फॉर्मूला। अब इस पर एक बहुत आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3.3। वो कह रहा है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। ई नॉट सेल आप दे दी, स्टैंडर्ड कह दी तो ई नॉट सेल दे दिया। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करनी है और हमें चाहिए एफ की वैल्यू मैं पहले बता चुका हूँ 96500 रखो या 96487 रखो, बात एक ही है। एन होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कोई एलिमेंट, तो इस इलेक्ट्रॉन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो एन की वैल्यू तो मैं 2 रख दूंगा, एफ की वैल्यू 96487 रख दूंगा और ई नॉट की वैल्यू 1.1 रख दूंगा। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो संख्या आएगी वो हमारा आ जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी, आ रहा है पर मोल गिब्स फ्री एनर्जी, तो 21227 जूल पर मोल आ गई और इसे किलो जूल में माइनस में आएगी, और यदि माइनस में नहीं आएगी तो ये समझ लीजिए हमारा क्या है, सिस्टम प्रोसेस हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो डेल्टा जी नॉट हो जाएगा -2.12 2.27 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल में ये और किलो जूल पर मोल में कुछ नहीं कराया, मतलब एन की वैल्यू 2 रखी है, एफ की वैल्यू वही 96487 और ई नॉट सेल हमें दे रखा है। बस आपको क्या है, एक तो एन की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए और एक एफ की जगह आपको हमेशा 96487 या फिर 96500 रखना है, दोनों ही रख देना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ही आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। हमारा नेक्स्ट एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड के सी, यानी गिब्स फ्री एनर्जी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, ठीक है ना, क्या रिलेशन है। तो नस्ट इक्वेशन से हमने ये पढ़ा है कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑक्सीडाइज स्पीसीज की मोलर कंसंट्रेशन अपॉन रिड्यूस स्पीसीज की मोलर कंसंट्रेशन। अब मल्टीप्लाई कर देंगे एन एफ से विद नेगेटिव साइन दोनों तरफ। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस एन एफ ई सेल और यहाँ पे करूँगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल। जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन एफ की मल्टीप्लाई करूँगा, एन एफ से एन एफ कट जाएगा, 2.303 आर टी लॉग ऑक्सीडाइज कंसंट्रेशन अपॉन रिड्यूस। अब यदि फिर मैं क्या है, इतनी वैल्यू को मैं डेल्टा जी बोलता हूँ, अभी मैंने फॉर्मूला पीछे करवाया था, इतनी वैल्यू को डेल्टा जी नॉट बोलता हूँ, प्लस 2.303 आर टी लॉग ऑक्सीडाइज स्पीसीज मोलर कंसंट्रेशन अपॉन रिड्यूस स्पीसीज मोलर कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी 0 हो जाएगा और ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन की जगह रख दूंगा के सी, ठीक है। अब मैंने इसके स्थान पर तो के सी रख दिया यहाँ पर, ठीक है ना, और इसकी जगह 0 रख दिया, तो जब मैं इसको क्या है फॉर्मूला बनाऊंगा तो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के सी। अब टेम्परेचर आपको दिया होगा, आर की वैल्यू 8.314 के बिल्कुल कांस्टेंट है, लॉग के सी की वैल्यू दी होगी तो गिब्स फ्री एनर्जी आ जाएगी, और यदि लॉग के सी निकलवाए, ठीक है, लॉग के सी, तो इसका इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा जी नॉट 2.303 आर टी हो जाएगा। और यदि के सी निकलवाए तो दोनों तरफ लॉग का डिवाइड कर देते हैं, तो इधर करोगे लॉग का डिवाइड तो एक लॉग से लॉग कट जाएगा, के सी बचेगा, और इधर करोगे तो एंटी लॉग हो जाएगा। इतनी वैल्यू का एंटी लॉग निकाल लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1 2 3 फार्मूले, तीनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें भी ये फार्मूला भी क्वेश्चंस में आता है। कभी कभी लॉग के सी तक वैल्यू निकलवाता है, वहीं तक रोक लेता है, और कभी कभी के सी भी निकलवा लेता है, ठीक है। तीनों ही फार्मूले क्या है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखने हैं, राइट। अब हमारे पास क्या है, इतना पढ़ने के बाद, कुछ फार्मूले पढ़ने के बाद हमारे पास क्वेश्चंस है, इंटेक्स क्वेश्चन है, जैसे 3.4 है हमारे पास, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कॉन्टैक्ट विद ए सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10। एक सॉल्यूशन है जिसकी पीएच 10 है, यदि किसी की पीएच दे रखी है ना, तो वहाँ पर मैं H प्लस आयन की कंसनट्रेशन आसानी से निकाल सकता हूँ। H प्लस आयन की कंसनट्रेशन का फॉर्मूला होता है 10 की पावर माइनस पीएच, तो 10 की पावर -10 हो जाएगा। ये हमारे पास H प्लस आयन की कंसनट्रेशन आ गई। यहाँ से मुझे पता है कि जब मैं किसी चीज़ को क्या है रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में लिखूँगा, ठीक है, तो Zn2 प्लस इलेक्ट्रॉन 1/2 H2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लिखते हैं फॉर्मूला, जो नेक्स्ट इक्वेशन इसी फॉर्म में होती है, राइट। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन एच प्लस 1 अपॉन एच, इसको लेंगे नहीं, ठीक है ना, गैसियस है। उसके बाद आयंस की कंसनट्रेशन हमें दे रखी है, इसकी कंसनट्रेशन यूनिटी मानी जाएगी। इसकी कंसनट्रेशन दे रखी है 10 की पावर -10, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी 10 की पावर 10। ये हमारा ई नॉट सेल हाइड्रोजन के लिए 0 होता है, -0.59 अपॉन 1, एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है, एन की जगह 1 रख देंगे, इसकी जगह 0 रख देंगे, ऊपर जाएगा, पावर आगे आएगी, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास ये ई सेल आ जाएगा। अब ई सेल मेरा नेगेटिव आ रहा है। ई सेल नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि सेल डू नॉट वर्क, सेल वर्क नहीं करेगी, यानी ई सेल जो है
हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए तो सेल वर्क करेगी, यदि नेगेटिव आ रहा है तो सेल वर्क नहीं करेगी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है 3.4 इन टेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 3.5 है। 3.5 जो है वो बिल्कुल ही हमारा नस्ट इक्वेशन पर बेस्ड है। पहले भी मैं एक इस प्रकार का क्वेश्चन करवा चुका हूँ कि ईएमएफ कैलकुलेट करना है। मैंने पहले बताया ईएमएफ पूछे या सेल पोटेंशियल, बात एक ही है। ई सेल निकालना है दोनों में ही। एक रिएक्शन हो रही है, उसमें क्या है, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन भी दे रखी है और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसकी कंसंट्रेशन भी दे रखी है। ई नॉट सेल दे रखा है। देखो ई नॉट सेल है, एन की वैल्यू 2 है क्योंकि एन निकल N+2 में हो जा रहा है। ई सेल कैलकुलेट करना है, नस्ट इक्वेशन यहाँ से अप्लाई कर देंगे। नस्ट इक्वेशन अप्लाई करने के बाद हम क्या है इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेंगे। -1.05 मैंने ई सेल रख दिया, ई नॉट सेल 0.05295 लॉग। अब इतने लॉग इतने की वैल्यू को मैं क्या अलग से सॉल्व कर लूँगा। अलग से सॉल्व करने के बाद वो 4.6021 आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा और फिर क्या आ जाएगा हमारा ई सेल इक्वल टू 0.915 वोल्ट आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 3.6। ये भी इंटेक्स क्वेश्चन है 3.6। द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। एक सेल है, उसके अंदर ये रिएक्शन हो रही है जिसमें ई नॉट सेल आपको गिवन है, 298 केल्विन टेम्परेचर है। तो पूछ रहा है डेल्टा जी नॉट कितनी होगी और के सी कितना होगा, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा। ई नॉट सेल है मेरे पास, एन मेरे पास दे रखी है क्योंकि एन देखो 3 दूनी 6 2 दूनी 4, यानी यहाँ पर भी क्या है 2 ही इलेक्ट्रॉनों का चेंज हो रहा है। ठीक, तो डेल्टा जी नॉट तो मैं इससे निकाल लूँगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल, क्योंकि ई नॉट सेल है, एफ की वैल्यू 96487 और 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, मल्टीप्लाई करके डेल्टा जी नॉट माइनस 45.54 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। दूसरा कैलकुलेट करना है के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो के सी के लिए फॉर्मूला ये होता है, उसे लॉग के सी की टर्म में ऐसे लिखूंगा और के सी की टर्म में उसे ऐसे लिख दूंगा। डेल्टा जी नॉट ऊपर से निकाल के लाया हूँ, आर की वैल्यू 8.314 फिक्स होती है, टेम्परेचर 298 केल्विन है। मल्टीप्लाई करने के बाद एंटी लॉग आ जाएगा 7.981, कि माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 7.981। जब 7.981 का एंटी लॉग निकालोगे तो पावर चली जाती है, ये जो पॉइंट से पहली संख्या होती है पावर में चली जाती है, और 0.98 वाले टेबल में एक के नीचे देख लेंगे। एंटी लॉग जो टेबल है 0.98 वाला जो कॉलम है उसमें एक के नीचे देख लेंगे, जो रो है उसमें एक के नीचे देख लेंगे, और एक अंक बाद जो भी संख्या आएगी उसमें एक अंक बाद क्या लगा देंगे, एक नंबर बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 9.57 इंटू 10⁻7 ये मेरा केसी आ जाएगा। राइट, ये तो हो गया हमारा क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड सारी बातें जो भी हमसे पूछी जाती हैं एनसीईआरटी के अंदर। राइट, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। बस आप क्या है आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि नस्ट इक्वेशन क्या है, डेल्टा जी नॉट लॉग के सी में क्या रिलेशन है, डेल्टा जी नॉट ई नॉट सेल में क्या रिलेशन है। ठीक है, या और भी कोई फॉर्मूला यदि बताया है या डेफिनेशन आपको बताइए, ठीक है, तो ये सारी आपको क्या है पता होनी चाहिए। राइट, अब हम क्या है अपना सीखते हैं भी लॉग कैसे निकालें या फिर एंटी लॉग कैसे निकालें। देखो, लॉग निकालने से पहले आपको लॉग की 3 प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, 1 2 3। यदि लॉग कोई m इंटू एन के रूप में है तो उसे लॉग m प्लस लॉग n लिखा जा सकता है। जैसे मैं आपसे पूछूं log 5 इंटू 4 है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 5 प्लस log 4। और यदि हमारे पास कोई log m/n है तो मैं लिख सकता हूँ log m माइनस log n। और यदि हमारे पास log m की पावर n है तो मैं लिख सकता हूँ n log m। ठीक है ना, जैसे log m/n है 25/10 तो log 25 माइनस log 10 लिख सकता हूँ। log 10 की पावर 5 है तो 5 log 10 पावर आगे आ जाती है। ये 3 प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए लॉग की। उसके बाद हमें लॉग कैलकुलेट करना है, कुछ नंबर्स हैं उनका लॉग कैलकुलेट हमें करना है। जैसे log 0 तो 0 होता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। log 2 है हमारे पास, अब हमारे पास log 2 की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। तो log 2 की वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, log 2 की वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे लॉग टेबल को देखना आना चाहिए। सबसे पहले log 2 में कितनी नंबर है, log 2 में नंबर है 1 नंबर।
तो जीरो लगा देंगे, उसे एक में से एक घटा देंगे तो जीरो आया। मतलब एक नंबर है ना, एक में से एक घटा दिया तो जीरो आया, 0 पॉइंट। अब लॉग 20 वाले कॉलम में जीरो के नीचे देख लेंगे। देखो जैसे हमारे पास क्या है, ये लॉग 20 वाला कॉलम है, लॉग हमारे पास ये 20 वाला कॉलम है, ये 20 वाला कॉलम है, ठीक है ना, ये 20 वाला कॉलम है। और जीरो के नीचे देखना, ये रहा जीरो के नीचे, तो 3010। तो लॉग 2 की वैल्यू जो हो जाएगी, लॉग 2 की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 0.3010। ठीक, ऐसे ही लॉग 3 है, लॉग 3 में भी एक ही संख्या है तो 0 पॉइंट। अब लॉग 30 के आगे जीरो के नीचे देख लेंगे। लॉग अब ऐसे ही 4 5 6 7 8 ऐसे देख लेंगे। अब लॉग 9 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसमें भी एक ही संख्या है तो 0 पॉइंट। अब इसमें 90 के आगे देख लेंगे, लॉग 90 के आगे कितना लिखा हुआ है, तो 9542 लिखा होगा जीरो के नीचे, 90 के आगे जीरो के नीचे। तो ये हम क्या है, लॉग 9 तक कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन जब 10 की बारी आती है, जब 10 के कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 में दो दो नंबर आ जाते हैं, तो दो में से एक गया तो आएगा एक। और लॉग 10 वाले कॉलम में जीरो का आगे देखोगे तो 0 0 लिखा हुआ है, लो तो लॉग 10 की वैल्यू एक आ जाएगी। लॉग 11 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, दो संख्या है, एक घटा लेंगे तो दो में से एक गया तो एक, 1 पॉइंट। अब लॉग 11वें वाले कॉलम में देखेंगे जीरो के नीचे, और जब 11 वाले कॉलम में जीरो के नीचे देखोगे तो क्या लिखा होगा, 0414, इस वैल्यू को पुट कर देंगे। लॉग 19, लॉग 19 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे कि दो नंबर है तो 1 पॉइंट। अब लॉग 19 वाले में देख लेंगे, 19 वाले में जीरो के नीचे 72788 लिख रहा होगा, ठीक है ना, तो ये लॉग 19 की। ऐसे ही लॉग 100, अब लॉग 100 में तीन नंबर आ गए, तीन नंबर है तो दो लिखूंगा। अब लॉग 10 में जीरो के नीचे 0 0 लिखा हुआ है, लॉग 100 की वैल्यू 2, लॉग 10 की वैल्यू 1, लॉग 100 की वैल्यू 2। लॉग 101 की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि भाई कितनी संख्या है, दो हैं, पॉइंट। अब 10वें में एक के नीचे देखेंगे तो 10वें में एक के नीचे लिख रहा है 0043। इस प्रकार से हम क्या है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे ही लॉग 109 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तीन नंबर है, दो लिख लूँगा। अब 10वें कॉलम में 9 के नीचे देखेंगे तो 0374 लिख रहा होगा, उसे लिख देंगे। लॉग 112 की वैल्यू, दो लिख, तीन नंबर है तो दो लिखूँगा, 11वें वाले कॉलम में 2 के नीचे देख लेंगे, 11वां वाला कॉलम 2 के नीचे। ऐसे ही क्या है, तीन नंबर है तो दो लिख लूँगा, 99 वाले कॉलम में मैं उसके अंदर 99 वाले रो में और 9 वाले कॉलम में उसके नीचे जो सीध में 9 लिखा हुआ है, जैसे 9 मैं आपसे बोलूँ कि इसमें 99 का देखना है हमको, तो 99 में ये है, ठीक है ना, 9 ये है 999 का देखना है, तो 99 वाले कॉलम में और 9 के नीचे 9996 लिखा हुआ है और दो पहले लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दो तो पहले लगा दिए तो 9996। लॉग 1000 की वैल्यू, चार अंक है तो तीन लगा दूंगा। लॉग 1001 की वैल्यू 10वें वाले कॉलम में, ठीक है ना, 10वें वाले कॉलम में देखेंगे, पहले तीन लगा दूंगा, फिर 10वें वाले कॉलम में और एक का मैन डिफरेंस आएगा। मैन डिफरेंस 10वें वाले कॉलम में एक का मैन डिफरेंस क्या है, जैसे 10वें वाला कॉलम है तो एक का मैन डिफरेंस, एक के नीचे लिखा हुआ है 5, तो इस 5 को लिखूंगा मैं, राइट। इस प्रकार से क्या है, मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ लॉग की वैल्यू, ये आपको ध्यान रखना है। अब यदि हमें क्या है, और भी हमें क्या है, लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जैसे लॉग 125 इंटू 12, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैं यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, लॉग 125 प्लस लॉग 12, ऐसे ही देख लेंगे। फिर जैसे तीन नंबर है इसमें दो लगा लूँगा, 12वें में 5 के नीचे देख लूँगा, प्लस दो है तो एक लगा लूँगा पॉइंट, और फिर क्या है 12वें कॉलम में 0 के नीचे देख लूँगा, वैल्यू पुट करके ऐड करके आंसर आ जाएगा। ऐसे ही लॉग 225/100, इसकी वैल्यू वैसे ही कैलकुलेट कर लूँगा। ये हैं, इन सब की वैल्यू वह हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसी मैंने और सब की वैल्यू कैलकुलेट की है, राइट। मुझे एंटी लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो, एंटी लॉग है जैसे मान लो, अब ये देखना है गिवन नंबर पॉजिटिव है या गिवन नंबर नेगेटिव है, बस ये दो बात ध्यान रखनी है। यदि गिवन नंबर पॉजिटिव है तो पॉइंट से पहली वाली संख्या जो वो तो पावर में चली जाती है, और पॉइंट 72 वाले कॉलम में देख लेंगे एंटी लॉग वाले टेबल में, वो इसमें आएगा, एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। और यदि हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो नेगेटिव है, जैसे ये -12.40 है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक जोड़ूंगा एक घटाऊंगा, तो घटाने वाली संख्या तो इसमें जोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -13। अब एक में से 40 को घटाऊंगा तो 0.60 आएगा, तो 0.60 वाले टेबल में देख लूँगा, एक अंक बाद पॉइंट लगा दूंगा, ये आ जाएगा मेरा क्या है, नेगेटिव, ठीक है।
इस प्रकार से मैं कैलकुलेट कर लूँगा। और यदि मैं इसका लॉग निकालूँ, जैसे मैंने इसका लॉग निकाला, तो जब इसका मैं इस संख्या का लॉग निकालूंगा तो फिर क्या है, वो कितना आएगा, -12.40, क्योंकि लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से निकाल लेंगे। राइट।